और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले साल चुनाव है। सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है। साइकिल रैली से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से जनता में योगी सरकार से नाराजगी है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत ले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राजनीतिक एक व्यवसाय है। बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को धोखा दिया है। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया और वो हमारे काम का फीता काट रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं, मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया। समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कमाल खान, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं। कमाल, यहाँ पर अखिलेश यादव कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कोई काम इस सरकार ने अब तक नहीं किया है। लेकिन क्या इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए ये सफर इस बार के चुनाव का? ये शुरुआत है। ये बात सच है कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बेइंतहा मेहनत होती है उस पार्टी में और बहुत माइक्रो लेवल तक उनके लोग हैं और जो काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो सरकार से नाराजगी का वोट है, जो लोग कोरोना की वजह से जिनकी मौतें हुई हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिन्हें बिस्तर नहीं मिले हैं, जिन्हें दवाई नहीं मिली है, जिनके रोजगार चले गए हैं, जिनके रोजगार लगे हुए थे वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं, बहुत तरह की परेशानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, तो वो तो समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जिसकी तरफ जाने की ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ एक तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का। भले ये जनेश्वर मिश्रा के नाम पे हो रहा है। हम जिस लोहिया पथ से उस जुलूस में गुजर रहे हैं, यहाँ पे दसियों हजार लोग सिर्फ साइकिल पे पार्टी के झंडे लिए हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ तो है ही। सड़क पे उतरने से कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो सड़क पे नहीं उतरता है और सिर्फ ट्विटर पे राजनीति करता है और सोशल मीडिया पे। तो ये पहला शो ऑफ स्ट्रेंथ है। बाकी चीजें चुनाव तक आते आते बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, बहुत सारे समीकरण ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल कमाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रैली निकाल रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती का मौका ये है और इस मुद्दे को वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है और उसकी कोशिश यही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होगा बीजेपी के खिलाफ, उसका फायदा उन्हें मिले। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां पर मंदिर निर्माण की शुरुआत के 1 साल के पूरा होने के मौके पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश में जिनके पास राशन कार्ड है उनसे बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले वो गुजरात में जिनके पास राशन कार्ड थे उनसे बातचीत कर चुके थे। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी साइकिल रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ
योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से चुनाव का जो मोमेंटम है वो यहां पर अब बनने लगा है। अयोध्या के राम मंदिर में 2023 दिसंबर से आम लोग दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। 2023 दिसंबर से आम लोगों को दर्शन की इजाजत मिल जाएगी। दर्शन और निर्माण का काम साथ साथ चल सकेगा। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। मंदिर निर्माण में स्टील, ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी नेता जितेंद्र सिंह बबलू को कल लखनऊ में बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बबलू पर 2009 में रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के मामले में चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। यही नहीं, बबलू पर ढेरों आपराधिक मामले भी चलते रहे हैं। बबलू के बीजेपी में शामिल होने से रीता बहुगुणा जोशी खासी नाराज है। पार्टी विथ अ डिफरेंस कहलाने वाली पार्टी ने आज कुछ ज्यादा ही डिफरेंट काम किया। आपराधिक बैकग्राउंड के उस जितेंद्र सिंह बबलू का स्वागत अभिनंदन करते हुए पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके खिलाफ उनकी ही पार्टी के एमपी का घर जलाने के मामले में चार्जशीट हो चुकी है। श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, श्री पंकज मोहन सोनकर जी, हमारे श्याम शंकर तिवारी जी, श्री मनोज शर्मा जी गाजियाबाद, श्री प्रवेश जी, डॉक्टर बीना लवानिया जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सभी पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूं। और ये रीता बहुगुणा जोशी का 15 जुलाई 2009 को जलता हुआ घर है, लखनऊ में मुख्यमंत्री दफ्तर के बगल में। जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग के साथ ही ये तस्वीरें भी जहन में उभरती हैं। उस वक्त रीता जोशी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। मायावती पर उनकी किसी टिप्पणी से नाराज लोगों ने उनका बंगला जलाकर राख कर दिया था। आरोप है कि जितेंद्र सिंह बबलू इस आगजनी की अगुवाई कर रहे थे। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। रीता जोशी कहती हैं कि उन्हें यकीन है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस बात की जानकारी नहीं होगी, वरना वो ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं लेते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी। जितेंद्र सिंह बबलू का आपराधिक इतिहास रहा है, उसके ऊपर ढेरों आपराधिक मुकदमे चलते रहे हैं। इनमें हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 7, गैंगस्टर एक्ट के 6, गुंडा एक्ट के 1 मुकदमे के अलावा डकैती, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, मारपीट, बलवे जैसे तमाम मुकदमे शामिल हैं। राजनीति का तो बहुत लंबे समय से उसूल यही रहा है कि गुंडा तभी तक गुंडा होता है जब तक वो दूसरे दल में होता है, और अपने दल में आते ही वो संत हो जाता है। बहरहाल यहाँ मामला फंस गया है, देखना है कि क्या होता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट ले आना अनिवार्य तो है ही, अब साथ में टीका लेने की रिपोर्ट भी साथ लानी होगी। चाहे 1 टीका लिया हो या 2, उसकी रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा, तभी राज्य में दाखिल होने को मिलेगा। असम की लवलीना ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक के साथ घर लौटने जा रही हैं। लवलीना के पदक लाने के साथ ही उनकी गांव की तस्वीर भी बदलने लगी है। उनके गांव में पक्की सड़क अब बन रही है। लवलीना का ओलंपिक तक पहुंचने का सफर संघर्षों से भरा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहू का त्योहार नहीं है, लेकिन असम में गोलाघाट जिले के बोरपथार के लोग जश्न मना रहे हैं। ये खुश है क्योंकि यहाँ की 23 वर्षीय लवलीना बोगोहेन ने राज्य के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता है।
कहना चाहूँगा, आप थोड़ा इसका माहौल दिखाइए, रास्ता घाट दिखाइए, यहाँ कितना मतलब अभी भी उन्नयन के लिए बहुत काम बाकी है। लवलीना एक नाम नहीं है, अभी अडल्ट हो चुका है। नव प्रजन्म में यहाँ से पीड़ित होकर मतलब यहाँ इस जगह से और भी उभर कर आएंगे, वो हमारा विश्वास है। बारो मुखिया में लवलीना के घर पर उनके पिता याद करते हैं कि वो घर से बाहर रहते थे तो कैसे उनकी पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई। आने अकेले उन लोगों को सिखाया था, तुम किक बॉक्सिंग सीखो या कुंफू कराटे जो सीखो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पहले सीख लो। लवलीना के पहले कोच प्रशांत दास ने 12 साल की लवलीना को मुए थाई और किक बॉक्सिंग सिखाई। कहते हैं कि उन्होंने मुक्केबाजी का पहला पदक बिना किसी ट्रेनिंग के जीता था। लवलीना जाके ओलंपिक में हमारा भारत का होके जो वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वही हम लोग के लिए बहुत गौरव का बात है। लवलीना के गांव का कच्चा रास्ता जो बरसात में बिल्कुल कट जाता था, ओलंपिक स्टार की बदौलत उस पर अब पक्की सड़क बन रही है। अभी लवलीना जो मेडल लिया ना, इसी टाइम में सरकार का हाथ, सरकार का दृष्टि यहाँ पे आ रहा है बरपथार में। अभी सारा आसाम का जितना माने मिनिस्टर एमएलए जितना है, सबका दृष्टि यहाँ पे है। अभी लवलीना बोरगोहाई का घर, उनका गांव कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप ये सड़क को देखोगे। ये सड़क जो अब बन रही है, ये सड़क कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क ही उनके गांव तक जाता है और इसी कच्ची सड़क में साइकिल चला के हर दिन कई घंटों तक साइकिल चला के अपने मुआ थाई और किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए लवलीना बरपथार जाती थी और इसके बाद गेम्स जो मैचेस होते थे उसके लिए आगे गोलाघाट जाती थी। दूर दराज का इलाका है, एमएलए मिनिस्टर की कभी निगाह नहीं पड़ी, मगर लवलीना के लिए अब सबकी निगाह है, पूरे देश की निगाह है। बरपथार में है, सबकी निगाह है, बारो मुखिया गांव पे है। बरपथार से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।